मैं भाग्यशाली हूँ कि श्री रमापति शुक्ला जी जैसा गुरु हमको मिला। अच्छा वकील बनने के लिए मेरा मानना है कि कम से कम 4 से 6 घंटा आदमी को पढ़ना चाहिए। फिर भी जिला वाइज एक सदस्य तो होना ही चाहिए। हम दुकान खोल के बार काउंसिल में नहीं बैठे हैं। पूरा सुंदरकांड मुझे याद है। अच्छा, तो कुमार शुद्र पशु नारी सकल के अधिकारी, इसकी व्याख्या हम लोग गलत करते हैं कि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ये माना जाता है कि कौन व्यक्ति हमसे आगे है और कौन व्यक्ति हमसे पीछे है, ये तुलना अक्सर हम करते हैं, लेकिन यही महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण सिर्फ यही नहीं है कि कौन हमसे आगे है और कौन हमसे पीछे है, बल्कि महत्वपूर्ण ये होता है कि कौन हमारे साथ साथ है। जो साथ निरंतर साथ रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिवक्ता का समाज में जो दायित्व है वो इसी तरह का है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति अधिवक्ता से जुड़ता है तो अधिवक्ता उसके साथ तब तक बना रहता है जब तक उसे न्याय नहीं प्रदान करवा देता। तो आज हमारे साथ मनोज कुमार धर दुबे जी हैं, जो सिविल कोर्ट गोरखपुर में अधिवक्ता हैं। आप फौजदारी के अधिवक्ता हैं। उन्हीं के जीवन वृत्त पर आज हम बातचीत करेंगे और उनसे हम उनके विधि व्यवसाय के संबंध में भी जानेंगे। तो मनोज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन हैं और आपका जन्म स्थान कहाँ है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मूल निवासी ग्राम तिलौरा, पोस्ट पाली, थाना तहसील सैजनवा, जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता रेल कर्मचारी थे जिनका निधन वर्ष 2019 में हो गया। क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम श्री नरेंद्र धर दुबे जी था। अच्छा। वह एक सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। और मेरी माँ का नाम श्रीमती प्रेमावती देवी है। मेरी माँ वर्ष 2000 में जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक से सेवानिवृत्त हुई और आज भी मेरे साथ मेरे पास रहती हैं। अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय देवापार डुगडुइया में कक्षा 1 से 5 तक हुई और 5 से 8 तक की शिक्षा मेरे गांव के पास बाबा अमृतदास इंटर कॉलेज जोगिया पाली में 8 तक की शिक्षा मैंने ग्रहण किया और कक्षा 9 और 10 की शिक्षा अपने गांव पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज और 11 और 12वीं की शिक्षा भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज सहजनवा गोरखपुर से प्राप्त किया। स्नातक की शिक्षा मैंने दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर से और विधि स्नातक की शिक्षा मैंने सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर से प्राप्त किया। जनवरी 1997 से विधि व्यवसाय में हूँ। यह सौभाग्य का विषय है कि मुझे आपराधिक मामलों की वकालत करने की इच्छा थी, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, जिनका नाम श्री रमापति शुक्ला जी है, जो फौजदारी मामलों के पूर्वांचल के वास्तव में बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। न्याय विभाग से या कचहरी से मेरे परिवार का दूर दूर से कोई संबंध नहीं था। हम लोग 4 भाई में 2 भाई रेल में, 1 भाई गांव पर ही पेट्रोल पंप संचालित करते हैं और सबसे छोटा मैं हूं। तो मेरे पिता की इच्छा थी कि मेरा एक बेटा न्यायिक सेवा से अवश्य जुटे। अच्छा। आप वैवाहिक सूत्रबंधन में आप कब बंधे? मेरी शादी 14 मई 1997 को हुई। अच्छा, कितने बच्चे हैं? और मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा, जिसका नाम पीयूष धर दुबे है, वह बीटेक करके मुंबई में जॉब करता है। अच्छा। और दूसरा बेटा मेरा इस समय IIM रोहतक में BBA 3rd ईयर का विद्यार्थी है। मेरी पत्नी पूर्ण रूप से गृहिणी है। अच्छा, क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम श्रीमती सीमा धर दुबे है और उनकी शिक्षा स्नातक है। वो BSc है। अच्छा जी। तो जो नए आने वाले लड़के हैं उनको किस तरह से आप प्रिपेयर्ड करेंगे? मैं अपने युवा अधिवक्ता मित्रों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो पहले चीज़ कि वेल डिसिप्लिन्ड रहिए। अपने छोटे और बड़े का सम्मान करना सीखिए
और अपने कार्य के प्रति लगे रहिए। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हर व्यक्ति से कुछ न कुछ रोज सीखता है। बिल्कुल। यह सीखने की जगह है, और अगर यह भाव रहेगा और हम अपने से बड़ों को सम्मान देना जानेंगे तो निश्चित वह बड़ा कुछ न कुछ आपको ज़रूर सिखाएगा। और वह सिखाने के साथ जब आपके अंदर वो हुनर पैदा होगा तो निश्चित रूप से आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे, और आपका मुवक्किल आपके प्रति विश्वास व्यक्त करेगा, और आप अपनी विद्वता, अपनी कर्मठता, अपने ज्ञान से निश्चित रूप से उसको रिलीफ दिला सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, रिलीफ दिला सकेंगे आपने कहा जी। तो जैसे एक अधिवक्ता के लिए मुकदमे में जीत हासिल कर लेना ही सफलता है? कतई नहीं। या निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपना कार्य करना? अधिवक्ता की यह भूमिका ही नहीं होती है कि हम किसी को जीत दिला देंगे। अधिवक्ता का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने वादकारी, अपने क्लाइंट की बात को कानूनी तरीके से, कानूनी पैजामा पहना करके न्यायालय के सामने रखा जाए। और न्यायालय के कानूनी तरीके से जब हम अपनी बात को रखेंगे तो निश्चित रूप से हम रिलीफ दिला पाएंगे। जो नया अधिवक्ता अपना व्यवसाय बना रहा है विधि को, मैं अपने कितना उन्हें उस ऐसे नए लड़कों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है प्रतिदिन, कितना अध्ययन करना पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपना अनुभव खुद शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि श्री रमापति शुक्ला जी जैसा गुरु हमको मिला। बिल्कुल। और वहाँ सीखने, कमाने सबका अवसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे एक डेडिकेशन, अपना समर्पण होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि मैं 7 बजे अपने सीनियर के चैम्बर में पहुंच जाता था और 9:30 बजे तक उनके चैम्बर में बैठ कर के पढ़ता था, जो हमको बताते थे सुनता था, सीखता था, और उसी अनुकूल अपने को कचहरी में प्रस्तुत करता था। उसी की परिणति है कि आज मेरे पास काम भी है और समाज में एक पहचान भी है। अच्छा वकील बनने के लिए मेरा मानना है कि कम से कम 4 से 6 घंटा आदमी को पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक सीनियर का मार्गदर्शन कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि तमाम सारे लड़के नए आते हैं और सीधे जो है उन्हें ये लगता है कि हम जो है इतना ज्ञान हमारे पास हो गया है कि मैं वकालत बिना किसी सीनियर के सानिध्य में रह के कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि इस पेशे में आने के लिए और इस पेशे में न्याय दिलाने के लिए निश्चित रूप से एक सीनियर की बड़ी प्रबल भूमिका होती है। और जो व्यक्ति अपने आप को यह मान ले कि मैं ज्ञानी हूँ, वह निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकता है। वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। बिना, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। किसी को तो मुझे मानना पड़ेगा निश्चित रूप से। लोअर कोर्ट से लेकर मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ भी अगर कोई जाए किसी अच्छे सीनियर का, सीधी बात यह समझिए कि अगर अच्छे वातावरण में आप हैं, बिल्कुल, तो वहाँ से अच्छी चीज़ आप सीख के जाएंगे। एक पहचान भी तो बनती है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बेहतर सीनियर के सानिध्य में हैं जी, और उनके जूनियर के रूप में अगर कचहरी में आपकी एक पहचान बनती है तो वो आगे आने वाले जीवन में काम करती है। निश्चित रूप से यह एक बहुत बढ़ने की प्रेरणा है, यह बहुत मायने मतलब रखता है। जैसे हम अपने माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसी तरह एक सीनियर भी अपने जूनियर को निश्चित रूप से जस्ट लाइक उंगली पकड़ के चलना ही सिखाता है। बिल्कुल। और जो उनका आचरण होता है वही उस जूनियर अधिवक्ता के जीवन में वही आत्मसात होता है। वो आदमी वहीं से नकल करता है कि देखिए हमारे बड़े हैं, इनसे यह इस तरह से करके आगे गए, हमको भी वही करना चाहिए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से युवा अधिवक्ताओं को एक अच्छे सीनियर का चयन करना चाहिए और उनके आचरण के अनुकूल आचरण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि आप फौजदारी के अधिवक्ता हैं जी, मेरे कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हमारे दर्शकों को एक सामाजिक प्रेरणा तो मिले ही, साथ ही वो दर्शक जो हमारे विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको उनके प्रोफेशन में कुछ सहयोग मिले जी। एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का मार्गदर्शन उन्हें मिले हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जी। तो फौजदारी की दिशा में, फौजदारी के क्षेत्र में अगर मैं जानकारी लेना चाहूँ, जानना चाहूँ जी, तो
सर्वप्रथम जब कहीं कोई घटना होती है तो उस समय अभियोजन के तरफ से उसकी भूमिका शुरू होती है। अगर वो एफआईआर लिखने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है जी, तो आप अभियोजन का आप वहाँ काम करते हैं। जी जी। लेकिन जब कचहरी में आप जाते हैं तो अधिकांशतः जो है प्रतिरक्षा की वकालत शुरू होती है आपकी। जी। तो इन दोनों में अभियोजन और प्रतिरक्षा दोनों का सामंजस्य बनाने के लिए किस तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए, विषय क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मेरा मानना यह है, किसी भी आपराधिक मामले की नींव जो होती है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, जिसे हम अंग्रेजी में एफआईआर कहते हैं। और धारा 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर होती है। किसी भी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 154 सीआरपीसी में दर्ज होती है। और कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ कोई मारपीट कोई घटना हुई तो उस समय तो उसके पास कोई लीगल एड तो होता नहीं कि जब वो एफआईआर दर्ज करा रहा हो तो वकील मिल जाए। बिल्कुल। तो उसके साथ जो नेचुरल घटना होती है वह इमीडिएट एक एप्लीकेशन के माध्यम से संबंधित थाने को देता है, और संबंधित थाना जो उसके प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन होते हैं उसके आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में धाराओं का गठन होता है। बिल्कुल। और वही चीज़ जब न्यायालय में आती है तो न्यायालय में दो पक्ष हो जाते हैं। अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो वह स्टेट केस माना जाएगा। उसमें एक पक्ष राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी जैसे लोग नियुक्त किए गए हैं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम साहब अपना प्राइवेट अधिवक्ता भी रख सकते हैं तो रखता है। और दो पक्ष यहाँ न्यायालय में आएंगे, एक पीड़ित पक्ष होगा। बिल्कुल। और दूसरा भी अपने को पीड़ित ही कहेगा। जो मारने वाला भी होगा, एक्यूज्ड होगा, मुलजिम होगा, अभियुक्त होगा, वह भी अपने को पीड़ित ही बताता है। कभी कोई यह नहीं कहता कि नहीं साहब मैंने मारा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी प्रतिरक्षा फिर करनी होती है। फिर वह जो बताता है, न तो न्यायिक अधिकारी मौके पे रहते हैं न तो अधिवक्ता रहते हैं। आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि वकील झूठ बोलते हैं। कोई वकील कोई झूठ नहीं बोलता है, इस बात का खंडन होना चाहिए। एक पीड़ित व्यक्ति आया आपके पास, जो मार खा के आया है, जो उस केस का विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, वह कहेगा कि हमारे साथ इन्होंने सच एंड सच पर्सन ने मुझे मारा पीटा। दूसरा पक्ष कहेगा कि नहीं साहब ये गलत है, इस रंजिश के कारण यह मुझे फंसाए। दो पक्ष हो गए। बिल्कुल। तो एक अभियोजन पक्ष हो गया, एक बचाव पक्ष हो गया। तो जिस पक्ष से अधिवक्ता नियुक्त होता है उस पक्ष के द्वारा बताई गई बातों को न्यायालय के सामने रखता है वकील कुछ नहीं जानता है। हाँ, ये जरूर उतना होता है कि उसमें कानूनी रूप से उसका रंग रोदन किया जा सके कि भाई अगर हम यह कहेंगे तो यह बात होगी, हम यह कहेंगे तो यह बात होगी। बातें आरोप प्रत्यारोप तो पार्टीज के हैं, वकीलों के नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जैसे आपने कहा उस बात का कानूनी तौर तरीके से न्यायालय के सामने रखना, डिफेंस से है, बचाव से है तो उस लाइन में आपको काम करना है। अभियोजन से है तो यह कहना कि नहीं साहब यह दंडित किए जाने योग्य है। बिल्कुल। डिफेंस से कहेंगे नहीं साहब इन कारणों से इन्हें फर्जी फंसाया गया, इस कारण ये छूटने योग्य है। तो ये दोनों पक्षों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल। दर्शक जो है, जो विधि क्षेत्र में जो नए लड़के हैं जी, उनके बारे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो गंभीर किस्म के अपराध कहे जाते हैं जी, क्या गंभीर किस्म के अपराध, या अक्सर जब अध्ययन की बात आती है तो उसमें वारंट मामला, समन मामला, जी, तो इन सारे मामलों के बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, छोटे मामलों के लिए कैटेगरी बटी हुई है कि किस अपराध में दंड की मात्रा जो निर्धारित है उसके हिसाब से ये समन ट्रायल होगा, ये समरी ट्रायल होगा, ये समन ट्रायल होगा, ये वारंट ट्रायल होगा, ये सेशन ट्रायल होगा। सेशन ट्रायल। अगर कोई मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है तो समरी और समन और वारंट तीनों में कवर होता है। अच्छा। और कोई सेशन ट्रायल मामला है उसको मजिस्ट्रेट
देखने के लिए उनको क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। तो उस मामले को पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो मुलजिम होता है उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले डिफेंड करने के लिए। अच्छा। उसको धारा 207 सीआरपीसी में सारे अभियोजन प्रपत्रों की नकल दी जाती है। अच्छा। और नकल देने के बाद पत्रावली को सत्र न्यायालय को सुपुर्द की जाती है। अच्छा। जिसे हम आम तौर पर कमिटल कहते हैं। कमिटल कहते हैं, ये मेरा सवाल भी था। कमिटल कहते हैं। और जब वो फाइल कमिट होकर सेशन जज के वहाँ जाती है तो अब जिला जज साहब चाहें तो अपने सुने या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ भेज दें। वहाँ जाने पर फिर चार्ज बनता है, गवाहियाँ होती हैं, दोनों पक्षों की बातें रखी जाती हैं। मतलब कमिटल प्रक्रिया का अनुपालन वहाँ होता है जहाँ मामला सेशन कोर्ट हाँ, के जो दौरान। कॉग्निजेंस लेने वाली कोर्ट है जिसके सामने पुलिस अपनी रिपोर्ट प्रेषित करती है, बिल्कुल, जिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, वही मजिस्ट्रेट उन्हीं के वहाँ ये कमिटल प्रक्रिया होती है। वह एक चैनल है, वह देखेंगे कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तो यह आगे जाएगा, मेरे वहाँ नहीं रहेगा, सेशन में जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस हिसाब से वो कमिट करते तो कमिटल प्रक्रिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक उलझाऊ प्रक्रिया है जिसमें मजिस्ट्रेट के यहाँ मामले काफ़ी दिनों तक उलझे रहते हैं। क्या कोई कि अभी कुछ दिन पहले एक रूलिंग आई कि साहब जो आपका सवाल बहुत वाजिब है कि इसमें काफ़ी समय लग जाते थे, बिल्कुल, और फाइलें कमिट नहीं हो पाती थी और साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कमिटल की स्थिति में लोअर कोर्ट में रह जाता था। उसको रहने का एक ही कारण था कि मुलजिम नकल मांगता था और न्यायालय उसे नकल नहीं दे पाती थी। अच्छा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि पुलिस जब चार्जशीट लगाएगी तो जितने एक्यूज्ड होंगे, जितने नंबर ऑफ एक्यूज्ड होंगे, अच्छा, सबके लिए पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट का एक सेट साथ में फोटो करा के भेजेगी। अच्छा, जिससे न्यायालय में आते ही एक तरफ उनको कॉपी दी जाए, दूसरी तरफ कमिटल कर दिया जाए, प्रक्रिया पारदर्शी हो, तेज हो और काम तेजी से बढ़ जाए। मतलब इसमें ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आ गई, जी जी, जिसमें हमें लगता है कि जो विलंबीकरण हो रहा था उस पर काफी उसमें निश्चित रूप से काफ़ी सुधार हुआ है और अब तत्काल हो जा रहा है। ये बीच में तो एक व्यवस्था आई थी कि साहब आप चार्जशीट लगा रहे हैं तो आप मुलजिम को लेके आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, तब एक्सेप्ट होगा। हाँ, तब एक्सेप्ट होगा, लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई जिससे थाने स्तर पर और विवेचना के पर्यवेक्षण स्तर पर सीओ के वहाँ तमाम पेंडेंसी बढ़ने लगी। इसलिए उसमें थोड़ी सी ढील दी गई और यह कहा गया कि नहीं साहब, आप मुलजिम को तो आप नोटिस वोटिस दे के आएंगे ही आएंगे, आप फोटो कापी जरूर लगाइए। अच्छा। जिससे मुलजिम आए तो उसको तुरंत कापी दी जाए, नकल दी जाए और फाइल आगे बढ़ जाए। अच्छा, फौजदारी मामलों में जो चिकित्सीय परीक्षण है जिसको डॉक्टरी मुलाहिजा कहते हैं, क्या है इसकी भूमिका, कितना महत्वपूर्ण होता है ये? आपराधिक मामलों में देखिए, मेडिकल रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम कहते हैं, इस सब की एक अपनी अहम भूमिका है। बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति एक आरोप लगा दे एक हत्या के मुकदमे में कि एक FIR दर्ज हो गई कि साहब अब ए व्यक्ति की हत्या BCDEFGH 8 लोगों ने किया, और जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसको एक चोट पाई गई। अच्छा। और अभियुक्त बनाया 8 लोगों को, तो निश्चित रूप से 7 तो उसमें गलत है ना। बिल्कुल। अगर आप सोचें कि एक फायर आर्म की चोट है, मारने वाला एक, मुलजिम बनाया आपने 8, तो जितनी से आपकी प्रतिशोध था सबको साध लिया आपने, 7 तो निर्दोष थे उसमें। इसीलिए ऑटोप्सी रिपोर्ट, जिसे हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं, उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। इसी तरह मारपीट के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट की बड़ी अहम भूमिका है। उसमें क्या ग्रेविटी है, अगर मान लें ग्रीवियस चोट है, गंभीर चोटें हैं, बिल्कुल, तो इस हिसाब से धाराएं बढ़ेंगी। अगर सिंपल चोट है तो उस हिसाब से धाराएं रहेंगी। इसलिए मेडिकल रिपोर्ट की बड़ी अहम भूमिका है। दूसरी चीज़, मेडिकल रिपोर्ट भी इस बात को तय करता है, जैसे कोई व्यक्ति यह कह दे कि साहब मेरे साथ मारपीट की घटना 6/1/2023 को एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि 8 बजे शाम को हुई और उसका मेडिकल दूसरे दिन हुआ। बिल्कुल।
अगर उसका ड्यूरेशन 1 डे ओल्ड नहीं आएगा, हाफ डे ओल्ड नहीं आएगा, उसमें चोट का ड्यूरेशन होगा। अच्छा, अगर उस ड्यूरेशन से वह टैली नहीं करता है FIR, तो इट मीन्स वह जो कह रहा है वह गलत है। अच्छा, जो FIR में घटना का समय और जो मेडिकल से जो समय आ रहा है, अगर वह टैली नहीं करता है तो वह गलत होगा। न्यायालय उस पर बड़ी गंभीरता से विचार करती है और इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित न कर दिया जाए, बिल्कुल ये सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं। बने हुए हैं जी। लेकिन ये इसका निर्धारण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि एक चिकित्सक अगर किसी चोट को लिखता है, जी, मान लीजिए अगर 3 दिन की चोट है, उससे अगर वो 5 दिन की चोट लिखता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके न्याय नहीं, में? देखिए, इसके लिए हमारे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में व्यवस्था दी गई है कि कोई चिकित्सक यह नहीं कह सकता कि ये 3 दिन पुरानी चोट है तो उसको 5 दिन लिख देगा। अच्छा, चोटों की प्रकृति, नेचर, वो बताती हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा। अच्छा, हाँ, निश्चित रूप से चोटें कितनी प्रकार की हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर गया, खराश आ गया, तो लिखते हैं एवरेजन। अच्छा, किसी व्यक्ति को लाठी डंडे से मार दिया, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से, अच्छा, वो नहीं जानता है डॉक्टर कि किससे मारा गया, तो लिखेंगे काज्ड बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, माने उसकी शुद्ध हिंदी रूपांतर हुआ सख्त कुंदालय। अच्छा, तो अब वो जो लाठी डंडे की चोट है तो वो लैसरेटेड वुंड होगा, जिसे हिंदी में कहेंगे हम फटा हुआ घाव। अच्छा, लेसरेटेड वुंड, लैसरेटेड, फटा हुआ घाव। अच्छा, और मान लीजिए किसी शार्प एजेड वेपन से मारा गया, जैसे चाकू से, तलवार से, कुछ धारदार हथियार से जिसे हम कहते हैं, तो इंसाइज्ड वुंड होगा। अच्छा, और उसी इंसाइज्ड वुंड में मान लीजिए हम लोग सुनते हैं और देखते भी हैं, मुकदमा भी करते हैं कि किसी व्यक्ति को चाकू से घोंप के मारा गया, अच्छा, तो उसे बोलते हैं स्टैब्ड वुंड। अच्छा, स्टैब्ड। जी। जब किसी को आप मारेंगे और ऐसे निकालेंगे तो जो पोर्शन एक साइड में जो है वो क्लीन कट आएगा। अच्छा, और टेलिंग होगी, एक लाइन लकीर बनेगी, तो उससे मालूम होगा कि ये घोंप के मारा हुआ है। अच्छा, जी। इसलिए आपराधिक मामलों में मेडिकल की बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका होती जी है। जी। ताकि एक सही व्यक्ति जो है, जो वास्तव में जो दोषी बच ना पाए और निर्दोष दंडित ना हो। आपराधिक मामलों में ये माना जाता है कि अगर घटना हुई तो उसमें कोई व्यक्ति समझौता नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई, तो क्या इसमें विधि में ऐसी कोई व्यवस्था है कि जी जी, समझौता होने की, जैसे मैंने आपको बताया, समरी ट्रायल, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल। अच्छा, धारा 320 CRPC में कंपाउंड, जिसे सुलह योग्य धाराएं बताई गई हैं। अच्छा, इसमें सुलह योग्य धाराओं में आप सुलहनामा दाखिल करके सुलह कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे CRPC में प्रोविजंस हैं। अच्छा, तो सुलह का परिणाम क्या होता है कि उसमें व्यक्ति जो है दोषमुक्त हो जाता, नहीं दोषमुक्त, अगर सुलह हो गया, अच्छा, उसमें कहते हैं कि साहब हम लोगों में लिटिगेशन हुआ था, हम लोग अब नहीं लड़ना चाहते हैं, अच्छा, और तो न्यायालय उस आधार पर उसे दोष मुक्त कर देती है। लेकिन उसी में कर सकती है जिसमें सुलह योग्य धाराओं की परिभाषा में जो दिखा हुआ, इतने इन अपराधों में ही सुलह होगा। जो CRPC सेक्शन जी जी 320 में जो हाँ, verdict जो है। कंपाउंड होने के लिए, अच्छा, सुलह होने के लिए जो निर्धारित किए गए हैं। बाकी अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में, जैसे सेशन ट्रायल मामलों में सुलहनामा नहीं हो सकता है, उसमें बयान में ही आपको बदलना है। अच्छा, वो सुलह एक सामान्य भाषा में सुलह एक सामान्य तौर पर लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की हत्या हो गई, किसी के ऊपर गोली चल गई, हत्या प्रयास, हत्या या दहेज हत्या, कुछ भी हम मान लें, उसमें सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि लोगों में सुलह हो गया। सुलह नहीं होता है। होता क्या है कि जो FIR करने वाला होता है वह अपने वर्जन से हट जाता है, मुकर जाता है, कहता नहीं साहब मैंने यह बात लोगों के कहने और सिखाने पर लिखवा दिया था, ऐसी घटना नहीं हुई थी। जो आई अकाउंट घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होता है वह कहता कि नहीं साहब मैंने मारते नहीं देखा। इसी को हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश के भाषा में कहते हैं सुलह हो गया। यह सुलह नहीं होता, यह अपने वर्जन से हटना हुआ। वर्जन से हटना होता है, उसमें दोष मुक्ति हो जाती है। उस आधार पर कोर्ट भी बाध्य हो जाती है कि अब किस आधार पर उनको दंडित करेगी।
जब गवाही कह रहा कि नहीं साहब हमने इनको मारते नहीं देखा, इंजर्ड कह दिया जिसको चोट लगी कि साहब हम गिरे हुए थे या किन परिस्थितियों में थे इनको मैंने नहीं देखा, तो अगर वो अपने वर्जन से हट गया तो बिल्कुल न्यायालय क्या करेगी। न्यायालय अच्छा, बहुत अच्छी बातें आपने बताया दुबे जी हमारे दर्शकों को जी। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे सुलह की बात शुरू हुई तो जैसे कुछ धाराओं में हम देखते हैं कि जुर्माना लगा करके जो है मामले जो है जी जी उसको निस्तारित कर दिए जाते हैं, उसमें कन्विक्शन उसको माना जाता है, जिसमें जैसे एक्सीडेंट की धाराएं हुई 323 325 की जो धाराएं हैं आईपीसी की, क्या है इसकी स्थिति जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर दंड के दो ही प्राविधान हैं, एक आर्थिक दंड, अच्छा, एक शारीरिक दंड, दो दंड हैं। लेकिन सभी दंड मतलब गंभीर मामलों के जो अपराध हैं उनको हम आर्थिक दंड से नहीं तय कर सकते हैं। अच्छा, नहीं तो बड़े बड़े लोग पैसा दे करके ही जुर्माना ही जमा करके छूट जाते हैं, छूट जाता है। इसलिए कैटेगरिकली उसको बांटा गया है। समरी ट्रायल के मामले जो हैं उसको आदमी जुर्माना जमा करके ख़त्म कर लेता है, फिर भी वह माना जाता है कन्विक्शन ही, वह सज़ा ही मानी जाएगी। इट मीन्स कि एक अपराध हुआ जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कानून में दिया गया है कि साहब यह अर्थदंड और दंड दोनों से अथवा करके दिया है। जहाँ आर करके दिया वहाँ कोर्ट भी डिस्क्रिप्शन देती है कि भाई चलिए दोनों चीज़ें हैं, इसमेमें से दोनों में से एक आप चूज कर लीजिए, तो अर्थदंड के आधार पर उसको निस्तारित कर दिया जाता है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 में इन्फोर्समेंट हुआ, तो 2-4 साल पहले से स्वाभाविक है उसकी तैयारी शुरू होगी। तो उस समय उत्तर प्रदेश में हमें लगता है 25-30 जिले ही रहे होंगे, इसलिए 25 सदस्यों का मानक बनाया गया बार काउंसिल को। आज 75 जिले हो गए हैं जी। तो प्रत्येक जिले से एक सदस्य जाना ही चाहिए, अन्यथा 25 लोग मिलकर के 75 जिले के भाग्य का फैसला ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इसी पर आपका भी हम जो है राय जानना चाहेंगे कि क्या प्रत्येक जिले से बार काउंसिल के सदस्यों की संख्या प्रत्येक जिले से एक सदस्य बार काउंसिल में भेजा जाना चाहिए, और अधिवक्ताओं का जो पंजीकरण शुल्क है वो बिल्कुल नॉमिनल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा अपना विचार है, जब 25 सदस्य बार काउंसिल में थे बिल्कुल 1961 में, तब मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में 25,000 भी वकील नहीं रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी वही 25 सदस्य हैं, जिले 75 हो गए, 3 गुना बढ़ गए, और वकीलों की संख्या मुझे लगता है पूरे प्रदेश में 2.5 लाख हो गई होगी, 3 लाख से ऊपर। फिर भी जिला वाइज एक सदस्य तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब 25 लोग 75 जिले, एक व्यक्ति 3 जिले के सारे अधिवक्ताओं कहाँ जान पाएगा? इसलिए समस्याओं का समाधान वैसे भी नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, आपका ये सवाल था कि 25,000 फीस पंजीकरण, ये निश्चित रूप से गलत है, ये स्वाभाविक नहीं है। हम दुकान खोल के बार काउंसिल में नहीं बैठे हैं, और जब हम इस पर बिना विचार किए इतनी भारी भरकम फीस लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो निश्चित। हाँ, एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा कि जैसे MBBS, EMBA, इन सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरफ अगर आपका ध्यान जाए तो देखिए उनकी परीक्षाएं थोड़ी टफ हैं। हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे विधि मंत्री को भी इस पर विचार करना चाहिए कि एक सुदृढ़ पारदर्शी परीक्षा हो, उसके माध्यम से जो लोग उसको जो क्वालिफाई करें वह विधि व्यवसाय में आएँ। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, चलते चलते जो है मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि अधिवक्ता दिन भर कानून की किताब पढ़ता रहता है, उसी में हमेशा जो है, जैसे आपने कहा कि मैं व्हाट्सएप नहीं देख पाता हूँ, फुर्सत नहीं मिलती है, तो आप साहित्यिक गतिविधियों में आप की सक्रियता रही है कि नहीं? निश्चित रूप से साहित्यिक गतिविधियों में मेरी भी बड़ी आज भी रुचि है। पूरा सुंदरकांड मुझे याद है। अच्छा, तो चौपाई संभवतः सुंदरकांड की है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसी पर थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसकी व्याख्या हम लोग गलत करते हैं कि नारी जो है
ताड़ना के अधिकारी हैं, इसकी व्याख्या यह नहीं है। इसको हम लोग तोड़ मरोड़ करके, चूंकि पुरुष समाज है ना, उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करता है। उसका भाव यह है कि सभी लोगों को एक समभाव से देखते हुए उस हिसाब से उन्हें एक मार्गदर्शन दिया जाए। दर्शकों, आपने देखा कि मनोज कुमार धर दुबे जी ने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त के बारे में भी जानकारी दिया और अपने जो विधि व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपका अध्ययन है, जो आप विधि व्यवसाय कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताया, आपको प्रेरित भी किया कि जो लड़के विधि व्यवसाय के क्षेत्र में आना चाहते हैं वो उनके लिए बेहतर अवसर है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता, बेहतर ऑप्शन है, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ। और एक चीज़ और दुबे जी ने कहा कि निष्ठापूर्वक और सतत मेहनत, जो सतत सक्रियता है और कठिन मेहनत जो है, ये जीवन को आगे ले जाती है, जीवन को बेहतर बनाती है। दुबे जी, आपने निश्चित रूप से बहुत अपना अमूल्य समय मुझे दिया और हमारे दर्शकों के लिए आपने बेहतर बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।